नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान और सीधी सादी सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। ऐसी खबरें जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज मैं एक ऐसी खबर से शुरुआत कर रहा हूं जो किसी भी अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइंस में नहीं है। ये चौथे पन्ने पर खबर छापी है हिंदुस्तान टाइम्स में। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अहम खबर है। Only quarter of 80 million migrants got government food aid। 2 महीने पहले आपने देखा था, हम लगातार दिखा रहे थे, प्रवासी मजदूर कितने परेशान थे। मुझे प्रवासी शब्द से भी दिक्कत है, मजदूर कितने परेशान थे। वो अपने घर जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, अपने प्रदेश, देश, उनकी भाषा में मैं इस्तेमाल करूं तो उनके लिए प्रावधान किए गए कि देखिए 8 करोड़ हैं ये मजदूर, और इनको हम 8 लाख टन अनाज मुहैया कराएंगे, 5 किलो अनाज। मैं 80 करोड़ वाली योजना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मजदूरों की बात कर रहा हूं कि इनको अनाज दिया जाएगा। हुआ क्या है, और ये लेबर स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो जानकारी आई है, संसदीय कमेटी है, उसके सामने जानकारी क्या आई कि इन 8 करोड़ में से 2 करोड़ के पास ही खाद्यान्न जा पाए हैं। कहने को 6 लाख टन अनाज विड्रॉ किया गया 8 लाख में से, लेकिन 5 अगस्त तक, आज से 13 दिन पहले तक, सिर्फ 2 लाख टन ही 2 करोड़ लोगों में बांटा गया है। मतलब शॉकिंग है ये खबर सिद्धार्थ। सब ये दर्शाता है कि कैसे हमारी जो योजनाएं होती हैं, जो हम रिलीफ लोगों तक पहुंचाने की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी जब कोविड काल, जब उस समय लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो खासकर जो माइग्रेंट लेबर थे, जो मतलब शहरों से अपने घरों पे निकल चले थे, कोई ना तो उनके पास साधन था, लोग पैदल जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, मतलब जिसको जो साधन मिला, कोई ट्रक पे, मतलब कुछ लोग जो है चढ़ के जा रहे थे। मतलब बहुत ज्यादा इन लोगों ने जो है दिक्कतों का सामना किया। और उस समय सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई थी कि इनको फ्री या मुफ्त अनाज मिलेगा, और ये बिना राशन कार्ड के भी ऐसे लोग जाके राशन ले सकते हैं राशन की दुकानों से। लेकिन देखिए मतलब क्या घोषणा हुई थी और हकीकत क्या है। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, मतलब इसके सामने जो भी तथ्य लाए जाते हैं, जो संसदीय समितियां होती हैं, उनके सामने मतलब एकदम जो सच होता है वो पेश किया जाता है। और ये खुद भारत सरकार के जो फूड सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये जो तथ्य स्टैंडिंग कमेटी, जो लेबर पे स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सामने रखे। और मतलब मैं क्या बोलूं इसको, मतलब अब आप ये बताएं कि केवल मतलब 1/4 लोगों को जो है एक्चुअली अनाज मिला है। नहीं नहीं, देखिए, गाजे बाजे के साथ ताल ठोक कर कहा जाता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया, गेहूं या चावल, 1 किलो दाल दे दी। यहां पर जो मजदूर हैं, जो हमारी प्राथमिकता थे, प्रायोरिटी थे, उन 8 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों को 5 अगस्त तक, तो आप ये समझिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 5 अगस्त में छोड़ देता हूं, तो 5 महीने 2 करोड़ लोगों तक ही हम अनाज दे पाए हैं। उनका हाल क्या होगा? नहीं, देखिए, हाल तो सीधा है कि मतलब आप अपना इंतजाम अपने आप कर लीजिए। इसका मतलब यही है कि उन लोगों ने जो है आत्मनिर्भर बन जाइए। हाँ, मतलब सरकारी योजना का कोई फायदा ऐसे लोगों को नहीं मिला है। मतलब एक 2 करोड़ की संख्या है। और संदीप, मुझे कई बार ये भी लगता है, ये जो 2 करोड़ का आंकड़ा भी है ना, ये भी कितना सत्य होगा। इसमें भी एक्चुअली कितने एक्चुअल बेनिफिशियरी होंगे जिन्हें एक्चुअली में इसके तहत अनाज मिला होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और ये मैं एक और बात मानता हूँ कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये जो अनाज की दुकानों से होता है, ये भी मुझे लगता है काफी इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। ये भी एक सड़ा गला सिस्टम बहुत मतलब चला आ रहा है बहुत पुराने काल से। तो इसमें भी बहुत व्यापक स्तर पे सुधार की जरूरत है।
और ये दर्शाता है कि सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ, मतलब उसका जमीनी हकीकत जो है कुछ दूर दूर तक उसका कोई वास्ता होता बिल्कुल, नहीं है। जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। और और संक्रमण काल की, संकट काल की ही बात कर रहे हैं, तो एक और खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है, बैनर हेडलाइन है, कोविड हिट इकोनॉमी में हैव श्रंक 14 to 26% इन Q1, क्वार्टर वन बता दूं, हमारे यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष होता है हम अप्रैल से और मार्च तक उसको गिनते हैं। तो Q1 मतलब पहला क्वार्टर, पहली तिमाही, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून में हमारी अर्थव्यवस्था 14 से 26% सिकुड़ी है। और यहां पर अलग अलग रेटिंग्स दी गई हैं। NCAER ये 25.5% कह रहा है, बार्कलेज 25.5%, इकरा 25%, HDFC बैंक 21%, केयर रेटिंग्स 20%, येस बैंक -18.5%, IDFC फर्स्ट बैंक 17%, SBI रिसर्च 16.5%, नोमुरा 15.25%। तो बहुत ज़बरदस्त सिकड़न हुई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह, जो मिनी लॉकडाउन्स भी होते रहे तो जुलाई में उसका असर पड़ा है। इसी खबर को दूसरे अंदाज में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, इकोनॉमिस्ट एवरेज अराउंड 20% कॉन्ट्रैक्शन इन जून क्वार्टर GDP, इनफॉर्मल स्मॉल स्केल एग्री में ब्रॉडन इम्पैक्ट, यानी कि 20% तक की सिकड़न हुई है। और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है और जो हमारे छोटे उद्योग हैं और एग्रीकल्चर, अब उन पर भी मार पड़ती दिखाई देगी। उन्होंने थोड़ा संभाला, लेकिन अब वहां पर भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। सिद्धार्थ, देखिए, जो बात आपने कहा कि ज्यादातर जो प्रिडिक्शंस हैं या जो फोरकास्ट है वो ये दिखा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो है 20% या उसके आसपास या उससे ऊपर ही रहने वाला है पहली तिमाही में, जो इस साल की पहली तिमाही है। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि लॉकडाउन व्यापक तौर पे पूरे हिंदुस्तान में एकदम से लॉकडाउन हुआ था, तो पूरी अर्थव्यवस्था का जो चक्का था वो पूरी तरह से रुक गया था। हालांकि उसके बाद जो है अब धीरे धीरे चीजें फिर वापस पटरी पर आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल जो साफ दिखाई दे रही है कि मतलब इस साल अभी भी जो है जिस तरह से, जिस गति से वापस आना चाहिए था अर्थव्यवस्था को, वो वैसा हो नहीं रहा है। क्योंकि अब नया जो ये, एक तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड फैल रहा है, दूसरा क्या है कि हर राज्य अब अपने हिसाब से लॉकडाउन कर रहा है अपने। और उसमें भी क्या हो रहा है कि कई बार सैटरडे संडे, कल मैं आपके चैनल पे ही एक खबर देख रहा था कि दुकानदार जो है वो ये कह रहे हैं साहब कि एक तो आप 9 बजे हमारी दुकान बंद करा देते हैं, तो उससे जो है लोग जो है ये बड़े शहरों में जो लौटते ही हैं घर 7-8 बजे तक, उसके बाद शनिवार इतवार जब लोगों की छुट्टी होती है तो वो 2 दिन ऐसे होते हैं जब हमारी दुकानें कंप्लीटली सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाती हैं। तो एक तो वैसे ही लोग नहीं आ रहे हैं, ऊपर से इस तरह के ये जो मिनी लॉकडाउन हैं इनसे और दिक्कत आ रही है। और ये भी एक कारण बन रहा है जो कि अर्थव्यवस्था में जो पूरी तरह से गति जो है, अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ पा रही है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने। महाराष्ट्र इज सेट टू फेस द बिगेस्ट लॉस अकाउंटिंग फॉर 14.2% ऑफ GDP लॉस। महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पहिया वही है और वहां पर 14.25% का नुकसान साफ देखा जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र के लिए 2-3 कारण है। एक तो हमारी बिजनेस कैपिटल, हम ये मानते हैं कि हमारी आर्थिक राजधानी बंबई है। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर आप देखें, जो अभी आपने माइग्रेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर की जो प्रॉब्लम दिख रही थी एक शहर, बड़े शहर में जो दिख रही थी, वो अकेले बंबई था। बंबई से बहुत बड़ी तादाद में जो है वर्कर्स निकल के आए, तो ऑब्वियस है कि वहां पे बिजनेस पूरी तरह से, मुंबई और मुंबई के आसपास बिजनेसेस शट डाउन हो गए। तीसरा, आज भी कोविड का प्रकोप बॉम्बे में व्यापक है, उसमें बहुत राहत अभी भी नहीं आई है। लोगों अभी भी वो जो है बॉम्बे में उसका असर बहुत ज्यादा है कोविड-19 का। तो ये सब 2-3 कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। और अब हमने ये भी देखा है कि बॉम्बे में भी, आप महाराष्ट्र में भी देखें कि जो उनके दूसरे टाउन है, जैसे औरंगाबाद है जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बजाज मोटरसाइकिल वगैरह, वहां पे भी लॉकडाउन आए क्योंकि कोविड-19 वहां फैक्ट्रियों में भी अब ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये ऑब्वियस है कि चूंकि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल हब है और शुरू से ही वहां पे कोविड-19 का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा हर तरह से,
एक तो लेबर माइग्रेंट जो है वहां से घर चले गए लोग, दूसरा कोविड-19। तो ये मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र में हमको इसका जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहां हमें देखने को मिलेगा ही। और इसी से जुड़ी एक और खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, एंड ऑफ रोड लाइकली फॉर 50,000 ट्रक्स, मैनी फेस डिफॉल्ट एज मॉरेटोरियम एंड्स ऑन 31 ऑफ अगस्त। मतलब आप अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, अपनी किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको राहत दी गई थी 31 अगस्त तक। अब वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की आप जाकर बात कीजिए बैंक से कि आप अपना पैसा कैसे लौटा पाएंगे, पर मॉरेटोरियम नहीं होगा। ये नहीं कि किस्त ही नहीं दूंगा, कम देंगे, कैसे देंगे, तोड़ कर देंगे, 2 साल और आप अवधि बढ़ा सकते हैं। ये बात पहले हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 50,000 ट्रक वापस दे देंगे ट्रकर्स कि भैया हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, फ्रेट चार्जेस भी नीचे घुस गए, और 3 महीने हमने देखा, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि लगभग 35,000 करोड़ का माल सड़कों पर ही अटका हुआ था, खड़ा हुआ था। देखिए संदीप, इसके लिए भी मैं 2-3 कारण मानता हूँ, और अब इस तरह की खबरें अब हमको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि मॉरेटोरियम था। मतलब आपको दिक्कत हो या ना हो, आप बैंक को जाके ये बता दें कि साहब अभी आप नहीं दे पा रहे हैं, आप इस जो सुविधा मॉरेटोरियम की, इसका मैं फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है संदीप कि चूंकि मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है और अब आपको रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपकी हो जाए तो ठीक है, अगर बैंक कन्विंस्ड होगा कि आप रिस्ट्रक्चरिंग में आपको वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर, और वो भी तब करेंगे जब उन्हें आगे लगेगा कि आप उनके कर्ज की अदायगी नहीं, ये तो करेंगे। कह रहे हैं कि मॉरेटोरियम को एक्सटेंड कर दो 31 दिसंबर तक, कि हम हाँ, नहीं दे पाएंगे, 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जितना माल ले जाते थे उसका 60% ही है, और ऊपर से डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। संदीप देखिए, डीजल की कीमत है एक कारण, दूसरा कारण है कि देखिए उनको भी कहीं ना कहीं ड्राइवर्स की दिक्कत आ रही होगी, तीसरा ये आपको मतलब जग जाहिर है कि जब लॉकडाउन हुए तो कितना शुरू में पुलिस की वजह से मतलब मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट में काफी दिक्कत आई, मतलब बहुत ज्यादा उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने में काफी समस्याएं आ रही थी। तो ये सब 3-4 अच्छा, फिर उसके बाद उनके पास उस लेवल का बिजनेस भी नहीं है ना। तो इसमें भी क्या है, जो बड़े ट्रकर्स होंगे जिनके पास ज्यादा तादाद में ट्रक हैं, वो अच्छे रेट्स ऑफर कर पाएंगे। इसमें जिसके पास 2 ट्रक है, 3 ट्रक है, तो वो तो वैसे भी उसको दिक्कत वैसे भी आएगी, क्योंकि वो उस तरह का जो कंपटीशन है उसमें खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब इस तरह से मुझे लगता है नॉर्मल चीजें, क्योंकि मतलब सप्लाई डिमांड आप ये देखिए ना कि किस तरह से अभी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स डिसरप्ट हो रहा है, क्योंकि आप किसी शहर में घुसे, वहां 2 दिन खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन, वीकेंड पे लॉकडाउन हो जाता है, और अभी भी इकोनॉमी उस लेवल पे आई ही नहीं है। अभी भी बेसिक गुड्स जो रोज खपत में आने वाली आम जो है चीजें, वही रोजमर्रा की चीजों का ही मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल गुड्स, जो ट्रक्स में जो फिनिश्ड गुड्स बड़े तादाद पे जो इंडस्ट्रियल गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो अभी भी उस पैमाने पे नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके पास उतनी अभी जो है काम ही नहीं है, तो कहां से, हाउ विल दे मीट देयर एंड। पर थोड़े रिकवरी के साइंस भी दिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ही नोमुरा का यहाँ पर एक नोट है, सस्टेन रिकवरी इन अगस्त सो फार, यानी कि अगस्त के महीने में अभी थोड़ा अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगा है। और एक वो ग्रीन शूट्स शब्द है ना, वो 2 महीने पहले बोलने लगे थे और हमने ऐतराज भी दर्ज किया था, लेकिन अब थोड़े ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। और रियल एस्टेट जो सबसे ज़्यादा मार खा रहा है सिद्धार्थ, वहाँ से जुड़ी खबर है, रेजिडेंशियल लॉन्चेस बैक ऑन ट्रैक, यानी कि जो ये फ्लैट्स और जो रियलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, अब उनकी घोषणाएं शुरू होने लगी हैं। और इसमें प्रेस्टीज हो, पूरा वंकारा हो, ब्रिगेड हो, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियलिटी, ये सब अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर रहे हैं। तो इस खबर को कैसे देखेंगे आप? देखिए, अभी भी मुझे लगता है संदीप, हम लोग रोज मतलब जब इसका आकलन करते हैं तो कई बार हमको बहुत पैचेस में, मैं कहूंगा अभी भी जो रिकवरी है वो पैचेस में है। इसको हम व्यापक माने, ये मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। और मतलब ये कह देना कि अब जो है इकोनॉमी जो है दोबारा से पक्का हम ये मान लें कि पूरी तरह से पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है, इसको हम, मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। जहां तक ये प्रोजेक्ट्स की बात है तो ये ठीक है, ये बड़े शहरों में बैंगलोर और बॉम्बे में ये प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। और बैंगलोर तो वैसे भी देखिए एक आईटी हब है, तो अभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर था जो कि मतलब
उस पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ कोविड-19 का, क्योंकि आप घर से अपना काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा मतलब नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, तो उस तरह तो शहर भी उस तरह से मतलब बैंगलोर को हम कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं मानते हैं, आईटी हब है, तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि अब जब अनलॉक हो रहा है तो धीरे धीरे ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दोबारा लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन इसमें मार्क करने वाली बात क्या है, ये जो भी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं वो सारी बड़ी कंपनीज हैं। मतलब दे आर कंपनीज विद डीप पॉकेट्स, जिनके पास काफी पैसा है, जिनके काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे होंगे। तो इनको केवल पैमाना मान लेना कि पूरी तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में दोबारा डिमांड आ रही है उनके, इसलिए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जल्दबाजी मानूंगा। और अब देखिए इससे पलट एक खबर, अभी इकोनॉमी में लॉकडाउन हो रहा है, अब बिहार में चुनाव की तैयारी हो रही है लेकिन 6 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन है। उधर हम शिक्षा के मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं और छात्रों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति भी है। बच्चे बड़े सब परेशान हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है तो चिड़चिड़ा होता जा रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। SC rejects plea for postponing JEE NEET, life cannot be stopped। तो JEE तो आप जानते ही हैं, ये IIT वगैरह में एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और नीट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको और फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ के लिए नीट का एग्ज़ाम भी देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, ये एग्ज़ाम तो होंगे और इन्हें करवाइए, ज़िंदगी थम नहीं सकती है। पर ज़िंदगी बहुत जगह थमी भी हुई है, पर शिक्षा के मामले में ज़िंदगी नहीं थमनी चाहिए। विरोधाभास भी है इसमें। देखिए, सबसे पहला विरोधाभास तो मैं यही मानूंगा कि देखिए ये जजमेंट भी जो है ना एक वर्चुअल कोर्ट दे रहा है। अभी कोर्ट में जो है फिजिकल हियरिंग तो हो नहीं रही है, लेकिन ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो भी जजमेंट होगा उसको हमें सम्मान करना होगा, व्यवहारिक भी होगा मुझे लगता है। वो मतलब उन्होंने सारे पहलुओं पे विचार सुप्रीम किया कोर्ट होगा। ये कह रहा है क्या बच्चों का 1 साल खराब कर दोगे, ये सवाल पूछा गया। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ संदीप, लेकिन एक बात हम लोग ये भी सोचें कि मतलब तकरीबन 30 लाख से ज्यादा बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट पे, जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको लेंगे। तो 30 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराना एक छोटे स्पैन में, और किस तरह से आप कराएंगे जहाँ पे जिस देश में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी मतलब इस लेवल का ना हो कि सब लोग ऑनलाइन टेस्ट अपने घरों से ले सके, या आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाना ही होगा। कई देश के कई ऐसे मतलब प्रदेश हैं जहाँ पे मानसून का प्रकोप इतना ज्यादा है कि मतलब जो सामान्य जनजीवन है वो पूरी तरह से व्यस्त है। कहीं कोविड-19 है, आपने बिहार का उदाहरण दिया कि वहाँ संपूर्ण लॉकडाउन है। और आप ये भी तो सोचें कि जैसे किसी दिन मैं जिस दिन एग्जाम है उसके 2 दिन पहले मैं कंटेनमेंट जोन में, अगर मेरा बच्चा कंटेनमेंट जोन में रहता हो, वो एरिया कंटेनमेंट जोन, तो उस तरह की परेशानियां, लोकलाइज परेशानियों को कहाँ तक आप मॉनिटर करेंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगता है, मतलब इसको पूरा टाई अप करना, इस एग्जाम को कराना नहीं, अब तो जेईई के जो एग्जाम्स हैं वो 1 से 6 सितंबर, एडवांस जेईई 27 सितंबर, और जो नीट है, नीट अब 13 सितंबर को करवाएंगे, हो रहा है। नहीं, और ये भी एक बात देखें, दूसरा संदीप, आप एक बात और हम लोग सोचेंगे, देखिए इसमें रूरल एरियाज के भी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो भी इन टेस्ट एग्जाम्स को देंगे। तो उन बच्चों के बारे में भी हमको सोचना होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के 2 एग्जाम्पल हमारे सामने, दो अभी हाल फिलहाल में यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 एग्जाम्स कराए, और वहां पे आपको भीड़ देखने लायक भीड़ थी। मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई वहां पे स्कैनिंग नहीं, मतलब जिस तरह से लोग, बच्चे एक ही सेंटर पे, मतलब भीड़ इकट्ठा थी। तो वो मतलब पूरा आप बच्चों की लाइफ को भी रिस्क में हम लोग डाल रहे हैं। तो मतलब हमें, मुझे ये नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि आप एग्जाम करवाएं, लेकिन किस तरह से कराएंगे, प्रिकॉशन, और कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए। इसी का एक और उदाहरण आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। हाँ, मैं उसकी हेडलाइन ले रहा हूँ, उसकी हेडलाइन ले रहा हूँ। HC2DU स्टार्ट फिजिकल एग्जाम्स फ्रॉम सितंबर 14। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि फिजिकल एग्जाम्स लो 14 सितंबर से। अब थोड़ी कंफ्यूजन होगी आपको कि भाई आप तो बता रहे थे ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, 10 अगस्त से शुरू हो गए हैं। तो वो तो शुरू हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं ले पा रहे, खास जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, तो वो कह रहे हैं कि भाई फिजिकल एग्जाम्स दिए जाएं, हमें फिजिकल एग्जाम्स देने की इजाज़त मिले।
तो अब 14 सितंबर से फिजिकल एग्जाम होंगे, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम भी चल रहे हैं, फिजिकल एग्जाम भी चल रहे हैं। रायता पूरा फैला हुआ है। हाँ, मतलब फिजिकल एग्जाम भी चल रहा है संदीप, और मतलब उसी स्टोरी को थोड़ा अंदर जाके अगर आप पढ़िए तो उसमें ये भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद हाई कोर्ट को बोला कि साहब हमारे लिए कुछ पहले उनको डेट और मतलब पहले ही कराने का निर्देश दे रही थी कोर्ट, तो उन्होंने बोला साहब हम इतने जल्दी कराने में असमर्थ हैं, हमारे पास अभी इतनी तैयारी नहीं है कि हम इतने जल्दी जो आप हमें निर्देश दे रहे हैं हम उतनी जल्दी नहीं करा पाएंगे। तो शायद उन्होंने थोड़ा सा इसको डेट को उनको पीछे कर दिया। लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, मेरा मानना है तकरीबन 50 से 60% बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बाहर के पढ़ते हैं, बिल्कुल, जो अपने घर चले गए। तो उनकी किस लेवल की तैयारी है, वो अभी आएंगे नहीं आ पाएंगे। प्लस उसमें मतलब एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आना, शहर में वापस लौटना, कोविड काल में अपने को सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का प्रिकॉशन लेना, उस मतलब ना फिर आपको बाकी जो आपने किराए के घर में रहते थे वो सब छोड़ के चले गए, दोबारा आपकी कैपेसिटी है, आपके पेरेंट्स की वो कैपेसिटी है कि नहीं है। तो मतलब इस तरह की दिक्कतें, और दूसरा इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों के प्रिकॉशंस, रिस्क, मतलब ये सब हमको ध्यान रखना होगा। ये सब दिक्कतें आएंगी, तो पता नहीं मुझे अब मैं इसका सोल्यूशन भी किस तरह से निकलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है किसी ने भी इस पे 3-4 महीने में कोई बहुत गहन जो है ना उस पे ध्यान लगा के इन चीजों का सोल्यूशन निकालने की तरफ भी कोई मुझे लगता है बहुत फोकस नहीं था। नहीं, राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत फोकस हो जाता है ना हमारा। देखिए, कड़वी बात भी कहनी चाहिए, संसद भी चलेगा या मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी, राजस्थान में सरकार गिरने के कगार पर हो जाएगी, बिहार में चुनाव की तैयारियां हो जाएंगी, इन कामों में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन शिक्षा जो नींव है देश के उज्जवल भविष्य की और छात्रों और हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य की, उस पर कहीं ना कहीं हम रायता फैलाने से भी बाज नहीं आते हैं। सिद्धार्थ सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।